दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के न्यूक्लिक एसिड से जुड़ा हुआ टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो आज के इस वीडियो में हम न्यूक्लिक एसिड से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। These are important organic substances found in nucleus and cytoplasm. They control the important biosynthesis activity of the cell and carry hereditary information from generation to generation is called nucleic acid. तो यदि हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की, न्यूक्लिक एसिड बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक और कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो हमारे कोशिका में होने वाली जितनी भी बायोसिंथेटिक एक्टिविटी है यानी कि जैव निर्माण की प्रक्रिया है वह नियंत्रित किया जाता है न्यूक्लिक एसिड के द्वारा। और इसी के साथ साथ जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये हमारे शरीर में एज ए हेरिडेटरी मटेरियल यानी कि आनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं जो कि माता पिता के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाने का काम करते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये एक तरह से हेरिडेटरी मटेरियल भी होते हैं और हमारे शरीर में जितनी बायोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उनको भी नियंत्रित करते हैं। फ्रेडरिक मिसेर हु डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड इन 1871। तो सबसे पहले 1871 में फ्रेडरिक मिसेर ने न्यूक्लिक एसिड को खोजा था। एंड अल्टमान नेम द न्यूक्लिन एज न्यूक्लिक एसिड, और अल्टमान ने इसे नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखिएगा, डिस्कवर करने वाले थे फ्रेडरिक मिसेर और नाम देने वाले साइंटिस्ट थे अल्टमान। न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर दैट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ये बहुत बड़े अणु होते हैं यानी कि बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं जो कि बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल से जानेंगे। न्यूक्लियोटाइड लोकेटेड इन न्यूक्लिक एसिड। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि न्यूक्लिक एसिड है यानी कि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो आपको बता दें कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं और साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। तो इस डाउट में मत रहिएगा कि ये केवल न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं। द मेन एलिमेंटल कंपोजिशन आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। तो न्यूक्लिक एसिड में मुख्य रूप से आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस देखने को मिलते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए, और सेकेंड है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए। तो दोनों ही न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का मतलब कि ये कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं ये पॉलीमर हैं न्यूक्लियोटाइड के, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए या फिर आरएनए ये सभी हजारों, लाखों, करोड़ों न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पर आपके दिमाग में बार बार ये बात आ रही होगी कि यहाँ पर हम न्यूक्लियोटाइड को बार बार डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमें न्यूक्लिक एसिड को पढ़ना है या फिर कह सकते हैं डीएनए आरएनए को पढ़ना है तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियोटाइड को समझना होगा। तो आइए समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड होते क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड इज़ ए मोनोमरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा कि न्यूक्लिक एसिड का मोनोमरिक यूनिट क्या है। तो मोनोमरिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। तो मोनोमरिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? मोनोमरिक यूनिट का मतलब हुआ कि जैसे अगर एक कोई दीवार है तो वो दीवार एक एक ईंटों से बनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक जो ईंट है वो है मोनोमरिक यूनिट। तो उसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है वह ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से बनी है, तो इसलिए न्यूक्लिक एसिड का मोनोमरिक यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण होता है वह न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट के आपस में मिलने से होता है। तो अभी तक हम लोगों ने तो न्यूक्लियोटाइड ही नहीं समझा, तो न्यूक्लियोसाइड की बात ही छोड़ दीजिए। तो ये दोनों टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। आइए पहले समझते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं। तो जो न्यूक्लियोटाइड है वह 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। पहला है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर
और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजिनस बेस की। तो यदि हम बात करें नाइट्रोजिनस बेस की, ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड हैज़ द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए बेस, यानी कि एक ऐसा अणु जिसमें कि नाइट्रोजन पाया जाता है और इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वह क्षारीय होती है। इट इज़ ए प्लानर रिलेटिवली वाटर सॉल्युबल एंड एरोमेटिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजिनस बेस जो होते हैं इनकी संरचना प्लानर होती है, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। अब बात करते हैं हम नाइट्रोजिनस बेस के स्ट्रक्चर की। तो जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये हेट्रोसाइक्लिक होते हैं। तो आप सभी ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कि कम से कम 2 डिफरेंट एलिमेंट्स रिंग में पाए जाते हैं उन्हें हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ये साइक्लिक कंपाउंड है और इनके साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको 2 डिफरेंट एलिमेंट देखने को मिलते हैं। एक तो मिलता है नाइट्रोजन और दूसरा मिलता है कार्बन। तो इनका हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कैसा होता है अभी हम आगे देखेंगे। आइए पहले समझते हैं कि नाइट्रोजिनस बेस कितने टाइप के होते हैं। तो नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर पिरिमिडीन और प्यूरीन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उनके रिंग का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें पिरिमिडीन की तो ये 6 मेंबर रिंग होते हैं, यानी कि इनका जो रिंग होता है वो हेक्सागोनल होता है। नीचे की ओर आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, एक होता है पहले पोजीशन पर और दूसरा होता है तीसरे पोजीशन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पर और थर्ड पोजीशन पर आपको रिंग में नाइट्रोजन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आपको इसमें 3 डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 डबल बॉन्ड भी देखने को मिलेगा। अब यदि बात करें इनके जनरल फार्मूला की तो इनका जनरल फार्मूला है C4H4N2। अब यदि हम बात करें प्यूरीन की तो प्यूरीन में आपको एक 6 मेंबर रिंग देखने को मिलेगा जिसे हम बोलते हैं पिरिमिडीन, और दूसरा जो रिंग मिलेगा वो होगा 5 मेंबर रिंग जिसे हम बोलते हैं इमेडोजोल। तो 6 मेंबर रिंग पिरिमिडीन फ्यूज़ होता है 5 मेंबर रिंग इमेडोजोल से। तो जैसा कि हम लोगों ने पिरिमिडीन में देखा केवल 2 नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जबकि प्यूरीन में आपको 4 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखने के मिलेंगे। 2 जो नाइट्रोजन होंगे आपको पहले और तीसरे पोजीशन पर मिलेंगे पिरिमिडीन रिंग में, और जो 2 नाइट्रोजन है वो आपको इमेडोजोल रिंग में 7th और 9th पोजीशन पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप नीचे की ओर फिगर को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो 6 मेंबर रिंग दिख रहा है ये है पिरिमिडीन रिंग, और इधर आप देख सकते हैं 5 मेंबर रिंग है जिसे हम बोलते हैं इमेडोजोल रिंग। ठीक है। अब पिरिमिडीन जो रिंग है इसमें आप देखेंगे आपको पहले और तीसरे पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। वहीं आप इमेडोजोल रिंग में देखेंगे तो आपको 9वें और 7वें पोजीशन पर नाइट्रोजन देखने को मिलता है। अब यदि हम बात करें इनके जनरल फार्मूला की तो इनका जनरल फार्मूला है C5H4N4। तो पिरिमिडीन और प्यूरीन अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं। जो पिरिमिडीन होता है इसके 3 स्ट्रक्चर होते हैं, यूरेसिल, थायमीन और साइटोसिन। वहीं बात करें हम प्यूरीन की तो प्यूरीन में आते हैं एडेनिन और ग्वानिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिरिमिडीन में आता है यूरेसिल, थायमीन, साइटोसिन, और सभी में एक चीज़ कॉमन आपको रिंग दिखेगा जो मैंने पीछे आपको बताया था। उसी तरह प्यूरीन में आप देखेंगे आपको हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर में आपको 2 रिंग देखने को मिलेंगे, 6 कार्बन और 5 कार्बन। ठीक है। तो बस डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पर आपको कुछ अलग अलग ग्रुप देखने को मिल जाते हैं। जैसे यूरेसिल में देखेंगे आपको यहाँ पर 2nd और 4th पोजीशन पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर यूरेसिल का आप नाम देख सकते हैं लिखा हुआ है 2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन। उसी तरह अगर आप थायमीन में देखेंगे तो थायमीन में आपको 2nd और 4th पोजीशन पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा, जबकि 5th पोजीशन पर आपको मेथिल ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए आप देख सकते हैं इसका नाम जो है वो है 5-मेथिल-2,4-डाईऑक्सी पिरिमिडीन। और वहीं अगर हम बात करें साइटोसिन की तो साइटोसिन में आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर आपको कीटो ग्रुप और 4th नंबर पर आपको एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए इसका जो नाम देख सकते हैं लिखा है 2-ऑक्सी-4-एमिनो पिरिमिडीन। अब वहीं आप प्यूरीन रिंग में देखेंगे अगर हम बात करें एडेनिन की तो एडेनिन में आपको 6ठे नंबर पर एमिनो ग्रुप देखने को मिलेगा, इसलिए इसका नाम देख सकते हैं केमिकल नेम है 6-एमिनो प्यूरीन। वहीं अगर आप ग्वानिन में देखें तो ग्वानिन में आपको 2nd नंबर पर एमिनो ग्रुप
और 6 नंबर पर कीटो ग्रुप देखने को मिलेगा। इसलिए ग्वानिन का जो केमिकल नेम है वो है 2-amino-6-ऑक्सीप्यूरिन। चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के अगले कंपोनेंट की ओर, जो कि है शुगर, या फिर कह सकते हैं पेंटोज शुगर। द शुगर इज न्यूक्लियोटाइड एट सो इन न्यूक्लिक एसिड इज ए पेंटोज। तो कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड हो या फिर न्यूक्लियोटाइड हो, उसमें जो शुगर होता है वो पेंटोज शुगर होता है, यानी कि 5 कार्बन वाली शर्करा होती है। तो ये जो पेंटोज शुगर होता है ये 2 टाइप का होता है। आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं राइबोज शुगर, और डीएनए में जो शुगर पाया जाता है उसे हम बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो नीचे की तरफ आप लेफ्ट साइड में राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि आरएनए में पाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 कार्बन है। राइबोज शुगर का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O5। यहाँ पर ऑक्सीजन भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5। और यदि हाइड्रोजन को देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 एंड 2 10। तो ये तो है राइबोज शुगर जो कि आरएनए में पाया जाता है। वही हम बात करें डीऑक्सीराइबोज शुगर की, तो डीऑक्सीराइबोज का जो फार्मूला होता है वो होता है C5H10O4। तो यहाँ पर देखेंगे कि सभी चीज़ें सेम है, बस ऑक्सीजन की जो संख्या है यहाँ पर एक कम है। तो यहाँ पर जो डीऑक्सी लगा है इसका मतलब होता है विदाउट ऑक्सीजन। तो आप राइट साइड देख सकते हैं यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और आप देख सकते हैं कि जो सेकंड कार्बन है उस पर जो ऑक्सीजन था राइबोज शुगर में वह डीऑक्सीराइबोज शुगर में नहीं है, और इस ऑक्सीजन के नहीं होने के कारण इसका नाम पड़ गया है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो डीएनए और आरएनए के शुगर में यही डिफरेंस है। डीएनए में जो शुगर पाया जाता है वो होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए में जो शुगर पाया जाता है वो होता है राइबोज शुगर। तो जब मैं आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बताऊंगा तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं न्यूक्लिक एसिड के अगले और लास्ट कंपोनेंट की ओर, जो कि है फास्फोरिक एसिड। तो आपको बता दें कि जो फास्फोरिक एसिड है यह डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन है, मतलब ये दोनों में चेंज नहीं होता, एक ही होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H3PO4। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें 3 मोनोवैलेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, यानी कि 3 आपको सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े OH ग्रुप दिखेंगे, और एक डाईवैलेंट ऑक्सीजन एटम देखने को मिलेगा, यानी कि एक डबल बॉन्ड युक्त ऑक्सीजन परमाणु देखने को मिलेगा। तो ये सभी जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और डाईवैलेंट ऑक्सीजन ग्रुप हैं ये पेंटावैलेंट फास्फोरस एटम से जुड़े होते हैं। पेंटावैलेंट कहने का मतलब कि इनकी जो संयोजकता होती है फास्फोरस की वो 5 होती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है पेंटावैलेंट। तो फास्फोरिक एसिड जैसा कि मैंने बताया था कि ये डीएनए और आरएनए दोनों में कॉमन होता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में इसी तरह हम 5th सेमेस्टर के और भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।